क्या आपने कभी सोचा है, सबसे खतरनाक इंसान डरावना नहीं दिखता? वो चीखता नहीं, वो पागलपन नहीं दिखाता, वो बस नॉर्मल दिखता है। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं, टॉकिंग विद साइकोपैथ्स एंड सैवेजेस बियॉन्ड इविल, ये किताब हमें मॉन्स्टर्स नहीं दिखाती, ये हमें इंसान के चेहरे के पीछे छुपा मॉन्स्टर दिखाती है। यहां साइकोपैथ फिल्मों जैसे नहीं हैं, ये हमारे बीच रहते हैं, हमारे साथ काम करते हैं और कई बार हम पर राज भी करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि साइकोपैथ सोचता कैसे है, मैनिपुलेट कैसे करता है और सबसे जरूरी, उसे पहचानना कैसे है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये समरी सिर्फ नॉलेज नहीं, एक चेतावनी है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दी स्टोरी टेलर वॉइस, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की सबसे असरदार और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक समरीज, ऐसी कहानियां और सीखें जो आपके मन को साफ करेंगी, आपकी सोच को नया आकार देंगी और आपको एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाएंगी। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, नई प्रेरणा पाना चाहते हैं और अपनी सोच को नई उड़ान देना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि यहां दी स्टोरी टेलर वॉइस पर हर किताब एक कहानी है और हर कहानी एक नई शुरुआत। चैप्टर 1, साइकोपैथ आखिर होता कौन है? जब हम साइकोपैथ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक क्रूर हत्यारे की तस्वीर आ जाती है, लेकिन क्रिस्टोफर बेरेडी इस किताब में सबसे पहले इसी गलतफहमी को तोड़ते हैं। साइकोपैथ होना सिर्फ किलर होना नहीं है, बल्कि ये एक खास तरह की मानसिक संरचना, मेंटल वायरिंग है। साइकोपैथ की असली परिभाषा यह है कि ऐसा इंसान जिसके अंदर भावनाएं तो होती है, लेकिन इंसानों जैसी नहीं। उसे दुख, पछतावा, अपराधबोध या सहानुभूति, एम्पैथी महसूस नहीं होती। वो सामने वाले का दर्द समझ सकता है, लेकिन उसे महसूस नहीं करता। यही वजह है कि वो बिना किसी गिल्ट के झूठ बोल सकता है, धोखा दे सकता है या किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब सवाल उठता है कि साइकोपैथ आम इंसानों से कैसे अलग होते हैं? सामान्य इंसान अपने फैसले भावनाओं और नैतिकता के आधार पर लेता है। उसे डर लगता है, शर्म आती है, गलती पर पछतावा होता है। लेकिन साइकोपैथ का दिमाग अलग तरह से काम करता है। वो हर इंसान को एक ऑब्जेक्ट या टूल की तरह देखता है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है, फेंका जा सकता है और जरूरत पड़ने पर तोड़ा भी जा सकता है। उसके लिए रिश्ते, भरोसा और प्यार सिर्फ एक खेल होते हैं। किताब ये भी साफ करती है कि हर साइकोपैथ क्रिमिनल नहीं होता। ये सबसे जरूरी बात है। बहुत से साइकोपैथ्स जेल में नहीं, बल्कि हमारे आसपास खुलेआम घूम रहे होते हैं। कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं, कुछ पाव में और कुछ बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीते हुए दिखाई देते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो साइकोपैथ कानून तोड़ देता है वो क्रिमिनल बन जाता है, और जो कानून के अंदर रहकर लोगों को मैनिपुलेट करता है वो समाज में सक्सेसफुल कहलाता है। यहीं से किताब की असली यात्रा शुरू होती है, जहां बुराई डरावनी शक्ल में नहीं, बल्कि सामान्य चेहरे के पीछे छुपी हुई मिलती है। चैप्टर 2, साइकोपैथ्स का दिमाग कैसे काम करता है। किताब के इस हिस्से में क्रिस्टोफर बेरेडी हमें साइकोपैथ के दिमाग के अंदर झांकने का मौका देते हैं। बाहर से देखने पर वे बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन अंदर उनकी सोच भावनाओं से नहीं, फायदे और नियंत्रण से चलती है। सबसे पहले बात आती है इमोशनलेस सोच की। साइकोपैथ के पास इमोशंस होते हैं, लेकिन वे बहुत शैलो होते हैं। खुशी, गुस्सा या दुख, सब कुछ नकली या क्षणिक होता है। वो इमोशन को महसूस नहीं करता, बल्कि इस्तेमाल करता है। सामने वाला रो रहा है, डर रहा है या टूट रहा है, ये उसके लिए कोई भावनात्मक दृश्य नहीं, बल्कि एक सिचुएशन होती है जिसे अपने फायदे में बदला जा सकता है। यहीं से जुड़ी है उनकी सबसे खतरनाक कमी, एम्पैथी की कमी। साइकोपैथ समझ सकता है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, लेकिन वो खुद वैसा कुछ महसूस नहीं करता। यही वजह है कि उसे किसी को चोट पहुंचाते समय अंदर से कुछ भी नहीं हिलता। दूसरों का दर्द उसके लिए रील नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है। इसी कारण वे बेहतरीन एक्टर बन जाते हैं। प्यार, केयर और भरोसे का नाटक करना उनके लिए आसान होता है। अब सबसे अहम सवाल, फियर, गिल्ट और रिमोर्स क्यों नहीं होता?
किताब के अनुसार साइकोपैथ के दिमाग में फियर और गिल्ट से जुड़े हिस्से ठीक से एक्टिवेट नहीं होते। जहां एक सामान्य इंसान गलती से पहले डरता है और बाद में पछताता है, वहीं साइकोपैथ के लिए ये लूप ही मौजूद नहीं होता। उसे पकड़े जाने का डर हो सकता है, लेकिन गलत करने का डर नहीं। उसे नुकसान का पछतावा नहीं होता, सिर्फ इस बात की इरिटेशन होती है कि उसका प्लान क्यों फेल हुआ। यही वजह है कि साइकोपैथ बार बार वही गलती दोहराता है, क्योंकि उसके लिए गलती कभी गलती थी ही नहीं। उसके दिमाग में सही और गलत का फर्क नैतिक नहीं, बल्कि फायदे और नुकसान का होता है। और यहीं से हमें समझ आता है कि साइकोपैथ की असली खतरनाक चीज उसकी हिंसा नहीं, बल्कि उसका इमोशनलेस, कोल्ड और कैलकुलेटेड दिमाग है। चैप्टर 3, किलर बनने की जर्नी। इस किताब में क्रिस्टोफर बेरीडी एक बहुत अहम सवाल उठाते हैं। क्या इंसान पैदा होते ही हत्यारा होता है या उसे बनाया जाता है? जवाब सीधा नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में कहानी की शुरुआत बचपन से होती है। बचपन का असर साइकोपैथ की जर्नी में सबसे गहरा होता है। कई साइकोपैथ्स और सीरियल किलर्स के बचपन में एक बात कॉमन मिलती है: असुरक्षा, डर और भावनात्मक खालीपन। प्यार, केयर और स्टेबिलिटी की जगह उन्हें कंट्रोल, वायलेंस या निग्लेक्ट मिला। जब एक बच्चा बार बार ये सीखता है कि दुनिया सुरक्षित नहीं है, तो वो भावनाओं से दूरी बनाना शुरू कर देता है। यही दूरी आगे चलकर कोल्ड और डिटैच्ड पर्सनैलिटी बन जाती है। इसके बाद आता है ट्रॉमा, अब्यूज और निग्लेक्ट। फिजिकल अब्यूज, इमोशनल टॉर्चर या सेक्सुअल अब्यूज, ये अनुभव बच्चे के दिमाग को तोड़ देते हैं। लेकिन साइकोपैथ के केस में ये टूटन अलग दिशा में जाती है। जहां एक सामान्य इंसान ट्रॉमा के बाद डरपोक या टूट सकता है, वही साइकोपैथ धीरे धीरे दर्द को महसूस करना बंद कर देता है। दर्द से बचने का यही तरीका आगे चलकर उसे दूसरों के दर्द के प्रति भी बेपरवाह बना देता है। अब सबसे जरूरी सवाल, कब इंसान सामान्य से खतरनाक बनता है? किताब बताती है कि ये कोई एक पल में होने वाला बदलाव नहीं है। ये एक प्रोसेस है। जब इंसान बार बार बिना कॉन्सिक्वेंस के गलत करता है, जब मैनिपुलेशन उसे पावर देता है और जब क्रुएल्टी से उसे कंट्रोल महसूस होने लगता है, तभी वो सीमा पार करता है। धीरे धीरे इंसान नहीं, सिर्फ डोमिनेंस मायने रखने लगती है। यहीं से एक साइकोपैथ और एक किलर के बीच की लाइन धुंधली हो जाती है। हर साइकोपैथ किलर नहीं बनता, लेकिन जब पावर, ट्रॉमा और अपॉर्चुनिटी एक साथ मिल जाते हैं, तो एक खतरनाक दिमाग को खतरनाक रास्ता मिल जाता है। और यही इस चैप्टर की सबसे डरावनी सच्चाई है। किलर एक दिन में नहीं बनता, उसे सालों में गढ़ा जाता है। चैप्टर 4, मैनिपुलेशन की खतरनाक कला। इस किताब में क्रिस्टोफर बेरीडी साफ बताते हैं कि साइकोपैथ की सबसे खतरनाक ताकत उसका गुस्सा या हिंसा नहीं, बल्कि उसकी मैनिपुलेशन की कला होती है। वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि सामने वाले को खुद ही उसके जाल में चलकर आने देता है। सबसे पहले सवाल, साइकोपैथ भरोसा कैसे जीतते हैं? साइकोपैथ सामने वाले की कमजोरी बहुत जल्दी पहचान लेता है। अटेंशन की भूख, इमोशनल खालीपन, इनसिक्योरिटी या अप्रूवल की चाह। वो वही बोलता है जो आप सुनना चाहते हैं। वो आपको स्पेशल फील कराता है, आपकी बात ध्यान से सुनता है और धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाता है कि आपको लगे ये इंसान मुझे समझता है। असल में वो आपको नहीं, आपकी कमजोरी को समझ रहा होता है। इसके बाद आता है उसका सबसे खतरनाक हथियार, झूठ। साइकोपैथ झूठ बोलने में माहिर इसलिए होते हैं क्योंकि उनके लिए झूठ और सच में कोई भावनात्मक फर्क नहीं होता। जहां एक सामान्य इंसान झूठ बोलते समय डर, गिल्ट या हेजिटेशन महसूस करता है, वहीं साइकोपैथ पूरी शांति के साथ झूठ बोलता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज काम रहती है, आवाज स्टेडी रहती है, और यही वजह है कि उसका झूठ ज्यादा बिलीवेबल लगता है। अब सवाल उठता है, लोग इनके जाल में कैसे फंसते हैं? क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि सामने वाला भी हमारी तरह सोचता है। हम सोचते हैं, कोई इतना फेक कैसे हो सकता है? साइकोपैथ इसी भरोसे का फायदा उठाता है। वो पहले प्यार, केयर और सपोर्ट देता है, और जब आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, तभी वो कंट्रोल लेना शुरू करता है। धीरे धीरे इंसान खुद को जस्टिफाई करने लगता है, शायद गलती मेरी है, वो ऐसा नहीं हो सकता, और यही मैनिपुलेशन सफल हो जाती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, साइकोपैथ आपको फोर्स नहीं करता, वो आपको कन्विंस करता है, और जब तक आपको एहसास होता है, तब तक आप उसके खेल का हिस्सा बन चुके होते हैं।
चैप्टर 5, चार्म के पीछे छुपा मॉन्स्टर। हम अक्सर सोचते हैं कि खतरनाक इंसान डरावना दिखता होगा, अलग सा, अजीब सा या हिंसक चेहरे वाला। लेकिन क्रिस्टोफर बेरेडी इस चैप्टर में इस सोच को पूरी तरह तोड़ देते हैं। सच ये है कि साइकोपैथ और सीरियल किलर्स अक्सर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट और चार्मिंग होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी की। साइकोपैथ जानता है कि लोगों को कैसे इंप्रेस किया जाता है। उसका कॉन्फिडेंस नेचुरल लगता है, उसकी बातें स्मूथ होती है और उसका चार्म लोगों को अपनी ओर खींच लेता है। वो आई कांटेक्ट करना जानता है, सही वक्त पर मुस्कुराना जानता है और सामने वाले को ये फील कराता है कि वही सबसे इंपॉर्टेंट है। असल में ये चार्म भावना से नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड बिहेवियर से आता है। अब सवाल उठता है, बाहर से नॉर्मल, अंदर से रूथलेस कैसे? साइकोपैथ दो जिंदगियां जीता है। एक वो जो दुनिया को दिखती है, फ्रेंडली, सक्सेसफुल, ट्रस्टवर्दी, और दूसरी वो जो कोई नहीं देखता, कोल्ड, इमोशनलेस और रूथलेस। क्योंकि उसके अंदर गिल्ट या डर नहीं होता, इसलिए वो नॉर्मल बिहेवियर की परफेक्ट एक्टिंग कर सकता है। यही एक्टिंग उसे भीड़ में छुपा देती है। यहीं से आता है सबसे डरावना सवाल, सीरियल किलर्स आम दिखते क्यों हैं? क्योंकि अगर वे अलग दिखते तो पकड़े जाते। उनकी सबसे बड़ी सुरक्षा उनकी नॉर्मैलिटी होती है। वे पड़ोसी हो सकते हैं, कोलीग हो सकते हैं, या वो इंसान भी जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। किताब हमें ये एहसास कराती है कि असली खतरा सींग और नुकीले दांतों में नहीं होता, बल्कि उस मुस्कान में होता है जिस पर हम बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं। और यही वजह है कि सबसे खतरनाक मॉन्स्टर अक्सर सबसे नॉर्मल चेहरे के पीछे छुपा होता है। चैप्टर 6, गुड वर्सेस ईविल के पार की दुनिया। इस किताब का सबटाइटल सिर्फ एक लाइन नहीं है, बियॉन्ड ईविल। क्रिस्टोफर बेरेडी इस चैप्टर में हमें यह समझाते हैं कि साइकोपैथ्स की दुनिया गुड और ईविल की हमारी समझ से बाहर होती है। सबसे पहले सवाल, किताब क्यों कहती है बियॉन्ड ईविल? क्योंकि साइकोपैथ खुद को बुरा मानता ही नहीं। हमारी दुनिया में इंसान सही, गलत, पाप, पुण्य और गुड ईविल के आधार पर सोचता है। लेकिन साइकोपैथ के लिए ये शब्द मीनिंगलेस होते हैं। उसके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, मैं क्या चाहता हूं और मुझे क्या मिल रहा है। अब आता है सबसे अनसेटलिंग सवाल, क्या साइकोपैथ खुद को बुरा मानते हैं? किताब के इंटरव्यूज में साइकोपैथ्स बार बार यही कहते हैं, मैंने जो किया वो जरूरी था। अगर सामने वाला कमजोर था तो इसमें मेरी क्या गलती? उनकी नजर में विक्टिम की कोई अहमियत नहीं होती। वे खुद को विलन नहीं, बल्कि लॉजिक फॉलो करने वाला इंसान मानते हैं। यहीं से समझ आता है कि साइकोपैथ की सबसे बड़ी कमी मोरल सेंस का पूरी तरह खत्म होना है। उनके अंदर कोई इनर वॉइस नहीं होती जो कहे ये गलत है। न कोई आत्मग्लानि, न शर्म, न पछतावा। सही और गलत का फैसला एथिक्स से नहीं, बल्कि कन्वीनियंस से होता है। जहां एक सामान्य इंसान गलती करके टूट सकता है, वहीं साइकोपैथ के लिए वो बस एक मूव होता है, और अगर मूव सक्सेसफुल रहा तो वही उसके लिए राइट बन जाता है। इस चैप्टर की सबसे डरावनी सच्चाई यही है, साइकोपैथ बुरा बनने की कोशिश नहीं करता। वो बस इंसानियत के उस हिस्से से बहुत आगे निकल चुका होता है जहां गुड और ईविल का फर्क मायने रखता है। चैप्टर 7, साइकोपैथ्स और सोसाइटी। इस चैप्टर में क्रिस्टोफर बेरेडी एक अनकंफर्टेबल सच सामने रखते हैं। साइकोपैथ्स सिर्फ जेलों में नहीं होते, बल्कि समाज के बीच, सिस्टम के अंदर और पावर के आसपास भी मौजूद होते हैं। सबसे पहला सवाल, समाज इन्हें पहचान क्यों नहीं पाता? क्योंकि हम बाहरी बिहेवियर से इंसान को जज करते हैं। जो कॉन्फिडेंट है, जो अच्छे से बोलता है, जो कंट्रोल में दिखता है, हम उसे कैपेबल मान लेते हैं। साइकोपैथ इसी सोच का फायदा उठाता है। वो नियमों को तोड़ता नहीं, बल्कि उन्हें अपने हिसाब से मोड़ता है। और जब तक कोई बड़ा नुकसान सामने आता है, तब तक लोग ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि सामने वाला खतरनाक हो सकता है। अब बात करते हैं हाई पोजीशन साइकोपैथ्स की। ऐसे साइकोपैथ्स जो बॉस, लीडर या पावरफुल क्रिमिनल बन जाते हैं। पावर उन्हें इसलिए मिलती है क्योंकि वे रूथलेस फैसले लेने से नहीं डरते। जहां एक नॉर्मल लीडर एम्पैथी में फंस सकता है, वहीं साइकोपैथ बिना हेजिटेशन के लोगों को हटाने, इस्तेमाल करने या कुचलने का फैसला ले सकता है। उनका कोल्ड कॉन्फिडेंस अक्सर लोगों को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जैसा लगता है, लेकिन असली खतरा
तब शुरू होता है जब पावर उनके हाथ में आ जाती है। पावर साइकोपैथ की असली पर्सनैलिटी को बाहर ले आती है। अब उसे छुपने की जरूरत नहीं होती। मैनिपुलेशन खुलकर कंट्रोल में बदल जाता है और कंट्रोल डोमिनेशन में। किताब यह भी दिखाती है कि पावर मिलने पर साइकोपैथ खुद को अनटचेबल समझने लगता है। रूल्स उसके लिए दूसरों के होते हैं, उसके लिए नहीं। और जो इंसान उसे चैलेंज करता है वो उसके लिए इंसान नहीं बल्कि ऑब्स्टिकल बन जाता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी चेतावनी यही है, जब एम्पैथी के बिना पावर मिलती है तो समाज के लिए साइकोपैथ सबसे खतरनाक रूप में सामने आता है। चैप्टर 8, इंटरव्यू से निकली डरावनी सच्चाई। इस किताब को सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बनाते हैं क्रिस्टोफर बेरेडी के रियल लाइफ इंटरव्यूज। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि उन लोगों की सोच है जिन्होंने सच में क्राइम्स किए हैं, और वो भी अपने ही शब्दों में। ऑथर के इंटरव्यूज में एक बात बार बार सामने आती है, किलर्स अपने क्राइम्स को किसी हॉरर की तरह नहीं बल्कि एक सामान्य घटना की तरह बयान करते हैं। उनकी आवाज में न डर होता है, न पछतावा, न ही कोई इमोशनल ब्रेकडाउन। वे ऐसे बोलते हैं जैसे किसी रूटीन काम के बारे में बता रहे हों। सबसे अनसेटलिंग हिस्सा तब आता है जब हम किलर्स की सोच उनके अपने शब्दों में सुनते हैं। कोई कहता है अगर उसने विरोध नहीं किया होता तो वो जिंदा होता। कोई कहता है मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। इन बयानों में हैरानी ये नहीं कि वे कितने क्रूर हैं, बल्कि ये है कि उन्हें इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता। यहीं से सामने आता है क्राइम को जस्टिफाई करने का माइंडसेट। साइकोपैथ अपने किए को क्राइम नहीं मानता। वो ब्लेम हमेशा बाहर डालता है, समाज पर, विक्टिम पर, हालात पर। उसकी नजर में वो मजबूर नहीं था बल्कि एंटाइटल्ड था। किताब ये साफ कर देती है कि साइकोपैथ के लिए सबसे खतरनाक चीज उसका एक्ट नहीं बल्कि उसकी सोच है, क्योंकि जब इंसान अपने किए को सही ठहराने लगता है तब क्रुएल्टी को कोई सीमा नहीं रोक सकती। इस चैप्टर की सबसे डरावनी सच्चाई यही है, जो इंसान अपने अपराध को अपराध मानने से इनकार कर दे वो इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता खतरा बन जाता है। चैप्टर 9, वार्निंग साइंस, पहचान कैसे करें। इतनी सारी डरावनी सच्चाइयों के बाद किताब एक जरूरी सवाल छोड़ती है, क्या साइकोपैथ को पहचाना जा सकता है? क्रिस्टोफर बेरेडी साफ कहते हैं, पहचान मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। सबसे पहले बात करते हैं उन रेड फ्लैग्स की जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। साइकोपैथ बार बार झूठ बोलेगा, लेकिन इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कि आप खुद पर शक करने लगेंगे। वो अपनी हर गलती का ब्लेम दूसरों पर डालेगा। उसकी कहानियां बदलती रहेंगी लेकिन उसके चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं दिखेगा। और सबसे वो खुद को हमेशा विक्टिम या हीरो की तरह पेश करेगा, कभी ऑफेंडर की तरह नहीं। अब देखें रिलेशनशिप में वार्निंग साइंस। शुरुआत में वो बहुत ज्यादा चार्मिंग, केयरिंग और इंटेंस होगा। बहुत जल्दी इमोशनल क्लोजनेस बनाएगा ताकि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए। फिर धीरे धीरे कंट्रोल शुरू होगा। आपकी फीलिंग्स को ओवर रिएक्शन कहा जाएगा और आपकी बाउंड्रीज को मीनिंगलेस बना दिया जाएगा। अगर कोई इंसान बार बार आपको कंफ्यूज्ड, गिल्टी और इमोशनली ड्रेन्ड महसूस कराए तो वो एक बड़ा सिग्नल है। वर्क प्लेस और सोसाइटी में साइकोपैथ अलग रूप में दिखता है। वो क्रेडिट खुद ले लेता है और ब्लेम दूसरों पर डाल देता है। वो रूल्स को तोड़ता नहीं बल्कि अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल करता है। ऊपर वालों के सामने हम्बल और नीचे वालों के लिए रूथलेस। ये क्लासिक साइन है। ऐसे लोग अक्सर रिजल्ट ओरिएंटेड या हार्ड बट इफेक्टिव कहकर जस्टिफाई कर दिए जाते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, खुद को कैसे सेफ रखें? किताब का जवाब बहुत प्रैक्टिकल है। साइकोपैथ से इमोशनल लड़ाई मत लड़िए, वो आपसे बेहतर खेलता है। क्लियर बाउंड्रीज रखिए, ज्यादा पर्सनल जानकारी शेयर मत कीजिए। उनसे लॉजिक और फैक्ट्स में बात करें, इमोशंस में नहीं। और सबसे अगर बार बार अंदर से अलार्म बज रहा है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, साइकोपैथ की सबसे बड़ी ताकत हमारी इनोसेंस होती है और हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा अवेयरनेस। चैप्टर -10, सबसे डरावना सच। इस किताब का आखिरी और सबसे अनसेटलिंग सच यही है, साइकोपैथ्स फिल्मों जैसे नहीं होते। वे अंधेरी गलियों में छुपे पागल हंसी वाले मॉन्स्टर्स नहीं होते। अगर वे वैसे होते तो उन्हें पहचानना बहुत आसान होता। सच्चाई ये है कि वो हमारे बीच रहते हैं, वही लोग जिनसे हम रोज मिलते हैं,
जिनके साथ काम करते हैं, जिन पर हम भरोसा करते हैं, वे सोसाइटी से अलग नहीं होते, बल्कि सोसाइटी के अंदर परफेक्टली फिट होते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार यही है, नॉर्मल दिखना। किताब बार बार यही बताती है कि साइकोपैथ का डर उसके एक्ट्स में नहीं, बल्कि उसकी इनविजिबिलिटी में है। वो हंसता है, बातें करता है, सक्सेस हासिल करता है, और हमें लगता है कि वो भी हमारी तरह ही है, लेकिन अंदर वो इंसानियत से कट चुका होता है। यही वजह है कि सबसे खतरनाक लोग सबसे नॉर्मल दिखते हैं। वे लाउड नहीं होते, ड्रामेटिक नहीं होते, वे काम होते हैं, कंपोज्ड होते हैं, और पूरी तरह कंट्रोल में होते हैं। और यही कंट्रोल उन्हें और ज्यादा डेंजरस बना देता है। क्रिस्टोफर बेरेडी इस किताब को किसी डरावनी कहानी की तरह खत्म नहीं करते, बल्कि एक चेतावनी की तरह छोड़ते हैं। बुराई हमेशा खून से सनी हुई नहीं आती। कभी कभी वो सूट पहनकर, मुस्कुराकर, हाथ मिलाते हुए आती है। इस पूरी किताब का आखिरी संदेश यही है, अंधेरे से डरना आसान है, लेकिन उस अंधेरे से डरना सीखो जो उजाले में छुपा हुआ है। आज आपने ये जाना कि सबसे बड़ा खतरा शोर नहीं करता, वो मुस्कुराता है और भरोसा जीतता है। साइकोपैथ बुरे दिखते नहीं, वो नॉर्मल दिखते हैं, और यही उन्हें सबसे ज्यादा डेंजरस बनाता है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो इसे सिर्फ देख कर मत छोड़िए। लाइक कीजिए ताकि और लोग भी अवेयर हो सके। शेयर कीजिए, क्योंकि किसी एक इंसान की अवेयरनेस किसी की जिंदगी बचा सकती है। और अगर आप ऐसी ही रियल साइकोलॉजी, डार्क ट्रूथ और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम स्टोरीज नहीं सुनाते, हम आपको सच के लिए तैयार करते हैं।